Adani Group, one of the largest conglomerates in India, has grown at a scorching pace. For the first time ever, there's an Asian among the 3 richest people in the whole wide world, and that Asian is none other than 60-year-old Gautam Adani. Well, the top story today, the Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. पिछले कुछ हफ्तों से गौतम अडानी खबरों में है। एनडीटीवी का टेकओवर, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनना, त्रिवेंद्रम में मछुआरों का बंदरगाह परियोजना का विरोध करना इत्यादि। लेकिन लेटेस्ट खबर चौंकाने वाली है। A report came out of Fitch. Adani Group shares are falling, but why? पहली बार उनके कारोबार को जांच के दायरे में लाया गया। इसकी पूंजी पर सवाल उठाए गए और चेतावनी दी गई कि यह साम्राज्य किसी भी दिन गिर सकता है। यह चेतावनी किसी राजनीतिक बिजनेस समूह द्वारा नहीं दी गई, बल्कि फ्लिंच नाम की कंपनी द्वारा दी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति के आधार पर रेटिंग देती है। क्रेडिट साइट्स ने अडानी समूह को अत्यधिक लेवरेज्ड बताया। इसका मतलब है उन्होंने इतना बड़ा कर्ज लिया है जितना वह चुका नहीं सकते। इसका कुल कर्ज 2 लाख करोड़ से अधिक है, असल में 2.2 लाख करोड़। कुछ का कहना है कि एडजस्टमेंट के बाद यह करीब 1.5 लाख करोड़ होगा। सरल भाषा में समझे तो हर शेयर पर मिलने वाले 1 रुपए के साथ 3 रुपए का ऋण है। और रिपोर्ट का कहना है कि शेयर पूंजी पर 3 गुना ऋण बहुत बड़ा और जोखिम भरा है। ऐसा क्यों है? इसका पहला कारण है कि अडानी समूह की कंपनियां आमतौर पर बिजली उत्पादन, समुद्री बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़क, सीमेंट खनन जैसे बुनियादी ढांचे के कारोबार में हैं, जिससे जल्दी मुनाफा नहीं मिलता और मुनाफा मिलने में देरी होगी तो समूह को कुछ वर्षों के लिए ऋण वापस लेना पड़ेगा। सामान्य शब्दों में हम इसे रोल ओवर कहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से ऋण लेकर किसी और का ऋण चुकाते हैं। इसका दूसरा कारण है कंपनी का बहुत तेजी से विस्तार। यह लगभग हर नए क्षेत्र में निवेश कर रही है जहां भी संभव हो। इसका मतलब है कि भविष्य में और भी अधिक ऋण। अकेले पिछले 3 महीने में इसने भारतीय स्टेट बैंक से करीब 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। रिसर्च एजेंसी को डर है कि रिलायंस से आगे निकलने की होड़ में अडानी समूह कुछ ऐसे फैसले न ले जो उसे घाटे में डाल दें। अगर कोई भी कंपनी घाटे में जाती है तो अडानी समूह उसे बचाने के लिए बड़े स्तर पर नया नकदी प्रवाह नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की दौलत असली पैसे में नहीं बल्कि उसकी शेयर होल्डिंग्स में है। समूह में किसी एक कंपनी की लिक्विडिटी बाकी कंपनियों के शेयर मूल्य को भी प्रभावित कर सकती है और इससे बाजार से जुटाई जा सकने वाली पूंजी पर भी प्रभाव पड़ता है। अडानी समूह ऐसी स्थिति में क्यों है जहां इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह टिका रहेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने यही चुना है। यह उनकी रणनीति है और इसने शायद उन्हें पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला समूह बना दिया है। इसे और विस्तार से समझते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस मूल कंपनी है और इसकी 5 अन्य प्रमुख कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई हैं। हर कंपनी की ज्यादातर शेयर अडानी परिवार के हिस्से में है। कंपनी अपनी पहुंच या कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए बॉन्ड तथा बैंक से ऋण लेकर पैसा जुटाती है और इनकी विकास दर 1000% तक पहुंच गई है। यह उन शेयरों में से एक है जिनकी कीमत कोविड के दौरान भी बढ़ती रही। बड़े पैमाने पर इस वृद्धि का कारण क्या है? कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन या कीमतों में हेरफेर? कारण जो भी हो, शेयर मूल्य में वृद्धि का अर्थ है अधिक ऋण और बॉन्ड के लिए पात्रता। और क्रेडिट का मतलब है कि आपको आगे और पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और विस्तार के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है। कंपनी का दायरा बढ़ाने के लिए ऋण लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अडानी ने इसे उस स्तर तक बढ़ा दिया है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आजकल गौतम अडानी पर एक चुटकुला चल रहा है कि वह एक बैंक को खरीदने के लिए उसी बैंक से लोन मांग रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि शेयर पूंजी की तुलना में ऋण और बॉन्ड 3 गुना अधिक हो गए हैं, इसलिए यह एक खतरे की घंटी है। अगर अडानी डिफॉल्ट करता है या यूं कहें कि यदि यह बैंक का पैसा नहीं चुकाता तो क्या होगा?
लेकिन यही शोध इस और भी इशारा करता है कि अडानी का अब तक का व्यापार प्रदर्शन सफल रहा, क्रेडिट रेटिंग अच्छी रही और यह सत्तारूढ़ भाजपा की पसंदीदा कंपनी भी है। तो अडानी सुरक्षित और सहज स्थिति में दिख रहा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अडानी ऋण न चुका पाए तो क्या होगा? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी है। और बैंकों ने इन्हें भारी ऋण दे रखा है। यह सिर्फ अडानी का ही मामला नहीं है, बल्कि इस बिजनेस मॉडल पर ही लगभग सभी लोग काम कर रहे हैं। भारतीय बैंकों का 45% ऋण कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। लाखों करोड़ के कर्ज की कहानी हम पिछले कुछ समय से सुनते आ रहे हैं। प्रमुख डिफॉल्टर्स या भारी ऋण लेकर न चुकाने वाले कौन हैं? क्या अडानी ने ऋण नहीं चुकाया है? आप गूगल करेंगे तो आपको अडानी समूह द्वारा सरकारी बैंकों से 72,000 करोड़ के ऋण लेकर न चुकाने के आरोप मिलेंगे। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह धनराशि 4.5 लाख करोड़ बताई है। अडानी समूह ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है। सच्चाई क्या है यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। कोर्ट का फैसला होने के बावजूद इस मामले में आरबीआई ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। यह मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बड़े ऋण लेने के लिए स्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि पुराना ऋण न चुका पाने के बाद भी और भी बड़ा ऋण मिल जाता है। हम सिर्फ अडानी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिनको जब चाहे और जैसा चाहे लोन मिल सकता है। For a small borrower, you or me, you have taken, say, 2-3 type of loans. So you have taken a housing loan, you have taken a consumer loan, you have taken a car loan. If you default in one loan, all the 3 accounts are immediately classified as bad debt. But in this case, that is not happening. This we have seen in the case of Anil Ambani's case also. One company has been declared as defaulter, but other companies, they continued. And they also have different shareholding patterns. So they claim that we are not the major partner there. That way they escape in one way. Today is a day when the handover of power takes place. Subbarao out, Raghuram Rajan in. आपको भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन याद होंगे। उन्होंने बैंकों के इस तरह के बड़े ऋणों से चिंतित होकर 2016 में एक कंपनी या इकाई के ऋण लेने की अधिकतम सीमा को कम कर दिया था। यह धनराशि कम करके 10,000 करोड़ की गई थी। बैंक कर्मचारियों और यूनियन का कहना है कि अब वह सर्कुलर भी गायब है। You see the newspapers of 2016. Detailed reports are there. Now Reserve Bank has removed that circular itself from its website. They are not implementing. So it is the fault of the Reserve Bank. Reserve Bank should once again look at that, put that ceiling. And my suggestion would be that there should be an asset quality review like it happened during the time of Raghuram Rajan. Look at all the big loans. Have an asset quality review and see whether manipulations are taking place. छोटे ऋणों से लेकर बड़ी ऋणों तक यह एक बड़ा बदलाव है। पहले छोटे ऋण कुल ऋण का 90% थे, जो अब घटकर 30 से 25% हो गए, जबकि कॉर्पोरेट ऋण बढ़कर 45% हो गया है। A small loan goes bad, the bank does not get affected because the outstanding is small. But a corporate loan of 1,000 crores, 2,000 crores, 10,000 crores, that goes bad, immediately the bank's balance sheet itself gets affected. So this is an important point. I don't know why Reserve Bank is not looking. क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट एक चेतावनी है, अडानी के लिए नहीं बल्कि हमारे बैंकों के लिए। हालात और भी बुरे हो सकते हैं।
पर इन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आप अभी भी सोचते हैं कि यह अडानी और अंबानी के बीच मुकाबला है, तो 2008 को याद करें। Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable. अमेरिका में ऋण देने वाली कुछ कंपनियों के लालच ने वैश्विक वित्तीय संकट पैदा कर दिया था। लाखों नौकरियां छिन गई, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं घाटे में चली गई और इसका असर कई सालों तक रहा। यदि कोई बैंक घाटे में जाता है तो जमाकर्ताओं को नुकसान झेलना पड़ता है और भारत में जमा का बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है। बेशक अब ये अलग मामला लगे, लेकिन जब मंदी आएगी तो आम आदमी को ही अपना पैसा खोना पड़ेगा। छोटे ऋणों के मुकाबले बड़े ऋण देना अधिक आसान है। इसमें बोर्ड रूम की बैठक से ही काम हो जाता है। कई शाखाओं या कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं होती। यही काम आज सरकारी और निजी बैंक कर रहे हैं। कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे में कटौती। लेकिन संकट के समय यह हम पर भारी पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।